हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. टुडे वी आर स्टार्टिंग अ चैप्टर विच नेम इज एनवायरनमेंट. The term environment refers to all the external conditions in which an organism lives. Environment का क्या मतलब होता है बच्चे? Environment का मतलब होता है जो भी outside conditions होती हैं, external conditions होती हैं जहाँ पर हम रह सकते हैं. कोई भी living organism जहाँ पर रह सकता है उसको क्या कहते हैं? Environment. It incorporates both natural conditions as well as those modified by human. In a bid to learn what exists naturally and what has been modified by human, a knowledge of our surroundings is very necessary. Now, what are the components of environment? There are two main components in which our surroundings can be classified. First is natural and second is man-made. Further, there are two sub-classifications of the natural environment, physical and biological. Now, what is natural environment? Physical environment, it incorporates a biotic factor like plains, mountains, climate, soils, rainfall, sunshine, earthquakes, thunderstorm, etc. जो भी हमारे अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग कंडीशंस फैक्टर्स होते हैं उनको फिजिकल एनवायरनमेंट कहते हैं, जैसे कि हमारी लैंड फॉर्म, माउंटेन्स हैं, क्लाइमेट है, प्लेन्स हैं, सॉइल, रेनफॉल, सनशाइन, ये सारे क्या हैं आपके फिजिकल एनवायरनमेंट में काउंट होते हैं. नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. It incorporates all the living organism, big or small. The biological environment is formed by all kinds of animals, plants and man himself. जो भी बायोटिक फैक्टर हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे मिलके आपका क्या बनता है? बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. नेक्स्ट है मैन मेड एनवायरनमेंट. It has three main features. First is it includes man-made structures such as roads, buildings, bridges, canals, dams, agriculture fields, etc. फर्स्ट है जो आपका मैन मेड यानी ह्यूमन बीइंग हमने बनाया है, जैसे रोड हैं या बिल्डिंग हैं, पुल हैं, कैनल्स हैं या बांध हैं या जो भी एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, ये सारे क्या हैं आपके मैन मेड. सेकेंड इज इट डज नॉट कंटेन एनी लिविंग कंपोनेंट. और ह्यूमन बीइंग जो भी चीज़ें बनाती हैं वो क्या होती हैं? नॉन लिविंग, उसमें कोई भी लिविंग कंपोनेंट नहीं होता. Third is it exists in the latest development of the physical environment. For instance, to build a house we need a plot of land. जैसे कि इसमें क्या काउंट होता है आपका फिजिकल एनवायरनमेंट. लाइक अगर हमें कोई घर बनाना है, ह्यूमन बीइंग को घर बनाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? फिजिकल फैक्टर चाहिए, जैसे कि एक हमें लैंड चाहिए, एक प्लॉट चाहिए. ओके. The totality of our environment hence comprises of all the elements of our natural environment, including physical and biological components, and also the man-made environment which exists in the latest development of the natural environment. Now, what are the features of environment? The life and activities of the people is highly affected by the conditions of the environment. It comprises of certain definite features which lay significance on its social, culture, physical and economic aspects. Some of the features are: first is interaction and interdependence. कुछ ऐसे फीचर होते हैं एनवायरनमेंट में जो कि हमें लिविंग कंडीशंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और जो भी हमारी लाइफ की जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो उन पर डिपेंड करते हैं. फर्स्ट इज इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस. देयर इज कंटिन्यूअस एंड कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द अबाउट थ्री कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट. कंटिन्यूसली जो तीन कंपोनेंट हमने पढ़े हैं एनवायरनमेंट के, उनके आपस में इंटरडिपेंडेंस रहती है. इट इज़ ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. लाइफ ऑन अर्थ कैन नॉट एग्जिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट. जैसे कि नेचुरल एनवायरनमेंट, जैसे बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, ह्यूमन बीइंग है, लाइफ है, क्या दूसरे एनवायरनमेंट के बिना फिजिकल एनवायरनमेंट या फिर नेचुरल एनवायरनमेंट के बिना सर्वाइव कर सकती है? नो, क्योंकि हमें सनशाइन चाहिए, हमें एयर चाहिए, हमें वाटर चाहिए. तो इसलिए ये जितने भी एनवायरनमेंट के तीनों फैक्टर हैं ये आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं एंड इंटर रिलेटेड हैं. नाउ रिसोर्सेज फॉर लिविंग.
Our environment makes available resources for living such as air, water, nutrients, habitats and the like. जैसे कि एक प्लांट है, एक लिविंग थिंग है प्लांट, और प्लांट को जीने के लिए, सर्वाइव के लिए क्या चाहिए? एयर चाहिए, सनलाइट चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो ये इसे कहाँ से मिलते हैं? जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं एनवायरनमेंट में, उनसे प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट इज प्रोसेसेस। If we keenly observe our environment, we would notice many processes taking place around us continuously. लगातार हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे प्रोसेस चलते रहते हैं। Some of these processes are formation of soil, जैसे कि मिट्टी का बनना, एंड फोटोसिंथेसिस, जिसमें पौधे जो हैं अपना खाना खुद पकाते हैं, ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इट इज़ द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ, और ऑक्सीजन जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है, हम सांस लेते हैं जिसके द्वारा। एंड फ्रेश वाटर ऑल्सो कम्स आउट ऑफ दीज प्रोसेसेस, और भी ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं जैसे कि फ्रेश वाटर है, वो भी इन्हीं प्रोसेस की हेल्प से हमें अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इज एनर्जी फ्लो। Sun is the only source of energy in our solar system. Energy flow takes place from one form to another. This energy is also transmitted to us through the food that we eat, the air that we breathe, एंड द वाटर दैट वी ड्रिंक। अब एनर्जी है वो चेंज होती रहती है। ये एनर्जी हमें अलग अलग फॉर्म में भी मिलती है, जैसे कि जो हम खाना खाते हैं, या जो एयर जिसमें हम ब्रीथ करते हैं, या पानी जो हम पीते हैं। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट विल बी further studied in subsequent chapter of this book. Now we are reading about Earth, a unique planet. Yeah, we all know Earth is a unique planet जहाँ पर life possible है। In order to understand the physical and biological environment of our planet, it is necessary to know how these two components are made possible. The Earth is one of the 8 planets in the solar system. Life is only found on the Earth, making it a unique planet. 8 planet है हमारे, उनमें से Earth इकलौता ऐसा planet है, unique planet है जहाँ पर life possible है. That's why this is called a unique planet. This is because the Earth has the following special feature. अब क्यों लाइफ पॉसिबल है अर्थ पर? बिकॉज क्या विशेषताएं हैं यहाँ? फेवरेबल लोकेशन, जो इसकी लोकेशन है अर्थ की, वो ना ही सन से ज्यादा दूर है, ना ही सन के बिल्कुल पास है। ओके, इट इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन। सेकेंड इज इंक्लाइनेशन। The Earth is tilted on its axis. It completes one rotation in 24 hours. These two things make possible days and nights of Earth. और दूसरा है inclination, जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर थोड़ी सी tilted है और एक रोटेशन में 24 आवर्स का टाइम लेती है, जिसके कारण दिन और रात बनते हैं। Now here is a topic that is protection of our environment. ह्यूमन एक्टिविटी जो है, डे टू डे एक्टिविटीज़, उनसे हमारा जो इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। तो कैसे हम अपने अर्थ को, कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? इफ़ something becomes seriously wrong with it, living creatures will not be able to live in it. अगर हम इस तरीके से अर्थ को पोल्यूट करते रहेंगे, डर्टी बनाते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर लाइफ पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। द एनवायरमेंट प्रोवाइड अस सोर्सेज ऑफ लिविंग सच एज एनर्जी, मिनरल्स, फूड एंड मैनी थिंग्स. एज पीपल यूज these resources, many changes take place in our natural environments. Human activities often badly damage the natural environment. Some of the earth resources thus lost and they cannot be replaced. और इस तरीके से हम बहुत सारे, हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने के कारण ये रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लोग यूटिलाइज करने लगे हैं। कुछ रिसोर्सेज इनमें से ऐसे हैं, अगर वो ख़त्म हो गए एक बार से, तो दोबारा वो रिप्लेस नहीं हो पाएंगे। द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड for their existence are air, water and land. These 3 components are equally important for all the living things on the earth. Each component has its own impact on the total environment. So there is need to protect the whole environment. और environment से ही हमें ये 3 चीजें मिलती हैं, that is air, water and land.
कोई भी लिविंग क्रिएचर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो अगर हम अपने इन्वायरमेंट को डर्टी करेंगे, उसे हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। दिस इज द रीज़न व्हाई वी हैव टू प्रोटेक्ट द होल एनवायरमेंट। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंट टेम्परेचर जोन। हम कंटिन्यू करते हैं जो अभी हम पढ़ रहे थे कि अर्थ यूनिक प्लेनेट क्यों है। ओके, थर्ड इज डिफरेंट टेम्परेट जोन। The Earth revolves around the Sun in an elliptical, that is egg-shaped orbit. The inclination of the Earth on its axis has several advantages. There are different seasons on Earth. While being inclined on its axis and going round the Sun, different parts of the Earth receive different amounts of sunshine. डिफरेंट टेम्परेट जोन, क्योंकि अर्थ जो है उसकी क्या है, एलिप्टिकल शेप है और वो सन के चारों तरफ क्या करती है, रिवॉल्व करती है। तो किसी टाइम कोई अर्थ का कोई फेज सनलाइट मिलती है, किसी टाइम किसी को नहीं मिलती है। तो इसके कारण अर्थ पर क्या पॉसिबल है, सीजन्स पॉसिबल हैं। ओके, दिस डिफरेंट सनशाइन contributes to varied climates and leads to movement of air or wind। और ये जो है सनशाइन की जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी के कारण हमारी अर्थ पर क्लाइमेट पॉसिबल है और एयर और विंड की जो मूवमेंट है वो पॉसिबल है। All the above conditions favor life on Earth. These varied climates, seasons, day and night, and many other happenings are an integral part of the total environment on Earth. The natural environment includes with biotic and abiotic components. The biotic components include plants and animals, जो सांस ले सकते हैं, living thing होती हैं, that is biotic components. Okay? And abiotic component जैसे air, water and soil. Next is domains. Our environment is broadly divided into 4 domains. The term domain here means a distinct type of environment that supports life. Domain का क्या मतलब है? Domain का मतलब है range, एक अलग type का environment जहाँ पर life possible हो। These 4 are usually represented by the word environment or zone where life is found. और ऐसे ही हमारी अर्थ पर कितने 4 major domains हैं। Okay? However, this zone of life is very thin and extend to all the other 3 domains that form our physical environment. So, the 4 domains which jointly support life are lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. One by one हम इनको पढ़ेंगे। First है lithosphere. Lithosphere, litho means land. Okay? Litho means rocks. The rocky outermost layer of the earth is called lithosphere, यानी जहाँ पर हम रहते हैं, outer layer of the earth, this is called lithosphere. It extends over continents as well as ocean basins. और जहाँ तक हम देखते हैं जैसे कि continent है, ये भी एक land mass है, और ocean basins जो है वहाँ भी एक lithosphere है। The interior of the earth extends to a depth of 6,371 km. The average thickness of the lithosphere is only about 100 km. This means that you find rocks in their solid only up to this depth. And the topmost part of lithosphere is the earth crust. और जो lithosphere का सबसे ऊपर का part है उसको क्या कहते हैं? Crust. We live on the earth crust and used it for hundreds of purposes such as growing crop. और हम किस पर रहते हैं? हम लिथोस्फीयर के क्रस्ट पर रहते हैं, यानी आउटर लेयर पर रहते हैं, और इसको यूज भी करते हैं अलग अलग कामों के लिए, जैसे कि फसल उगाते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। The crust of the earth is divided into 2 parts, एक continental crust और second is oceanic crust. Continental crust जो कॉन्टिनेंट्स पर होती है, ओके, इट कंप्राइजेज ऑफ ग्रेनेटिक रॉक्स रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम, दैट इज सियाल। एक वर्ड होता है सियाल। जो आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है सियाल से मिलके बनती है, Si4 सिलिका एंड Al4 एल्यूमिनियम। द सियाल लेयर इज ऑल्सो फाउंड अंडर माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज and geographers sometimes also call it the upper crust of the earth. The rocks here are generally light in color. यहाँ पर जो सियाल की जो रॉक होती हैं वो हल्के रंग की होती हैं।
This layer extends to an average depth of 35 km but is between 60 to 70 km thick beneath mountains. It is this crust on which soils are also formed. और continental crust पर ही हमारी क्या बनती है? Soil बनती है. Okay? And here is the domains of the earth. That is abiotic environment. Total environment के कौन से पार्ट हैं? Abiotic, biotic and human environment. Now next crust की हम बात करते हैं, oceanic crust. It consists of rocks rich in silica and magnesium, that is सीमा. जैसे हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे बनती है? दैट इज सियाल, SiAl. ओके. और जो हमारी ओशियनिक क्रस्ट है वो किसकी बनती है? सीमा, दैट इज सिलिका प्लस मैग्नीशियम. इट इज द क्रस्ट ऑन विच ओशियन स्टैंड, जहाँ पर ओशियंस बने हुए हैं, यानी ओशियंस के बहुत अंदर जो क्रस्ट है, जो सतह है धरती की, उसको ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं. This crustal part of the earth is only 4 to 7 km thick beneath the oceans. No soils are formed here. यहाँ पर कोई soil नहीं बन सकती है. Soil formation कहाँ possible है? Continental crust पर. The lithosphere provides the basis of all human activities like soils for agriculture. It is also the source of minerals including fossil fuels. Next is atmosphere. फर्स्ट हमने बात की लिथोस्फेयर की. सेकेंड डोमेन क्या है? एटमॉस्फेयर. द थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर. जो कि अर्थ के चारों तरफ एक थिन ब्लैंकेट है, एक थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर है जिसमें अलग अलग गैसेस भरी हुई हैं, उसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. It exists in layers and is very dynamic in nature. As you will study later, air is a mixture of gases. The two main gases that comprise of that atmosphere are nitrogen and oxygen. जो main gases हैं atmosphere की वो कौन कौन सी हैं? Nitrogen and oxygen. Both are useful to life on earth. Living things breathe air and depend on it for growth also. The atmosphere helps in weathering, by which responsible soil formation take place, and precipitation, which makes water available on land. Atmosphere किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वेदरिंग के लिए. वेदरिंग जिससे सॉइल फॉर्मेशन होती है, और प्रेसिपिटेशन जिसके कारण हमें बारिश मिलती है, पानी मिलता है. The atmosphere has temperature and weight. It is found close to Earth's surface by its own weight and force of gravity. It performs several functions such as, atmosphere के क्या क्या function होते हैं? First is protecting life on Earth from space debris and certain harmful rays, that is ultraviolet radiation of the sun. एटमॉस्फेयर अर्थ पर हम लोग रहते हैं, हमारी रक्षा करता है किस चीज़ से? ताकि स्पेस से जो पीस ऑफ रॉक, डेब्रिस क्या होते हैं? पीसेस ऑफ रॉक, एंड सर्टेन हार्मफुल रेडिएशन जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है. इट मॉडरेट्स हीट एंड कोल्ड ऑन अर्थ. हीट एंड कोल्ड को मॉडरेट रखता है, ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ने देता है एटमॉस्फेयर, ना ही ज़्यादा सर्दी होने देता है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग प्रेसिपिटेशन, दैट इज रेनफॉल, स्नोफॉल एटसेट्रा. पानी किस लिए अवेलेबल है? पानी बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर रिस्पॉन्सिबल है प्रेसिपिटेशन के लिए. इट इनेबल्स अस टू हियर साउंड्स बिकॉज एयर ऑल्सो एक्ट एज अ मीडियम. और एटमॉस्फेयर की हेल्प से ही हम कोई आवाज़ सुन पाते हैं, क्योंकि एयर कैसे ट्रेवल करती है, साउंड कैसे ट्रेवल करती है? बिकॉज ऑफ द एयर. द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस ऑन द अर्थ. और जो एयर की मूवमेंट होती है हमारी अर्थ पर, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन. तो एयर की मूवमेंट भी किस कारण पॉसिबल है? एटमॉस्फेयर के कारण. The atmosphere performs many other functions, जैसे changes of weather and seasons take place in the atmosphere. Some of the changes are a result of human activities which cause great harm to the atmosphere. It is our duty to protect this thin layer of air around the earth. तो हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर के कारण ही हमारी अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है, इसलिए हमें एटमॉस्फेयर को क्या करना चाहिए? हमारी अर्थ को क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए. नेक्स्ट लेयर है हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर नाम से ही आपको पता लग रहा है, हाइड्रो मीन्स वाटर.
The water present on the earth's surface is referred to as the hydrosphere. Water in oceans, seas and lakes cover 71% of the earth surface. जैसे कि हमने पढ़ा था, जब हम ग्लोब के बारे में, अर्थ के बारे में पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा था 71% अर्थ पर क्या है, वाटर है. A small quantity of water is also present in the atmosphere. Water is also found below the surface as underground water. और जो underground water होता है वो भी हाइड्रोस्फीयर का ही एक पार्ट होता है. Life also exists in oceans up to a certain depth. और oceans में भी life possible है where sunlight can reach, जहाँ तक sunlight पहुँच सकती है. Water supports all forms of life. Water is found in 3 states: solid, liquid and gas. Solid in the form of ice, liquid in the form of water and gaseous in the form of water vapors. Fresh water is made available on land through the process of water cycle. और हमें जो fresh water मिलता है वो कैसे मिल पाता है? Because of the water cycle. Oceans perform the following useful functions. First is it provide a link to land masses or continents. लैंड मासेस और कॉन्टिनेंट के बीच में एक लिंक का काम करता है हाइड्रोस्फीयर. Second, much of the water that falls as rain, snow, etc. on land comes from the oceans. All water flowing in streams, rivers or that which is stored in lakes or underground is made available by precipitation. जितना भी पानी स्टोर होता है, जैसे बारिश की फॉर्म में या स्नो की फॉर्म में जब हमें पानी मिलता है तो क्या होता है, ओशियंस में पानी फिर से भर जाता है जिसको हम वाटर साइकिल भी कहते हैं. और जो भी पानी स्ट्रीम, रिवर यहाँ से फ्लो करता है वो लेक्स में चला जाता है या अंडरग्राउंड चला जाता है और फिर से जो है क्लाउड बन जाते हैं, फिर से बारिश होती है. तो इस तरीके से जो हाइड्रोस्फीयर है वो प्रेसिपिटेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. एंड थर्ड इज ओशियंस प्रोवाइड अस फूड, mineral oil and gas and are used for navigation. और बहुत सारे हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमें हाइड्रोस्फीयर से मिलते हैं एंड उसके अलावा नेविगेशन में भी हमारी हेल्प होती है. नेक्स्ट एटमॉस्फेयर है, नेक्स्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, बायोस्फीयर. Biosphere is the interacting zone of atmosphere, lithosphere and hydrosphere. जितने भी हमने स्फेयर पढ़े हैं उनके सब की इंटरेक्टिंग जोन क्या है, बायोस्फीयर. यानी बायोस्फीयर में हमारे तीनों स्फेयर आते हैं. These 3 spheres extend to several thousand kilometers up in the atmosphere as well as deep in the interior of the earth. However, the domain of life extends to only a few kilometers up in the atmosphere as well as deep in the interior of the earth. It is this interacting zone that contains all life forms and is known as biosphere. Biosphere क्या है, एक interacting zone का काम करता है जहाँ पर ये सारे स्फेयर आपस में इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कुछ ही किलोमीटर तक ऐसी जगह होती है जहाँ तक ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर सकता है. The biosphere has a distinct identity of its own. For all practical purposes, it is considered the fourth domain of the earth. Its special feature is that it involves all the components of total environment as a balance system. और जितने भी सारे components हैं environment के उनको balance कौन करके रखता है, biosphere. Now next term is biodiversity. There is a great variety of living organisms on the earth. This biological diversity is described as biodiversity. और हमारी अर्थ पर एक great variety है living organisms की, इसको क्या कहते हैं biological diversity को, biodiversity. It has developed over millions of years. In the beginning, some sorts of single-celled creatures called bacteria lived on the earth. बहुत सालों पहले सिर्फ सिंगल सेल क्रिएचर रहते थे, लिविंग फॉर्म रहती थी जैसे कि बैक्टीरिया. ओके, एज टाइम प्रोग्रेस, जैसे जैसे टाइम आगे आता गया, लाइफ डेवलप्ड इनटू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म, और अलग अलग लाइफ जो है अलग अलग फॉर्म में डेवलप होती गई. The gradual development and diversification is known as evolution. और इसको gradual development को क्या कहते हैं, evolution. The human species was the latest addition to life in this evolutionary process. This happened because the conditions of our environment had become suitable for this diversification. In the diversification process, scientists have divided the life forms into interlinked level called genes,
स्पीसीज एंड इकोसिस्टम। और इस एवोल्यूशन को डिफाइन करने के लिए अच्छे से जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग लाइफ फॉर्म में डिस्क्राइब किया है, जैसे कि जीन्स, species and ecosystems. The basic unit however is the species, and it refers to a group of organisms having the greatest mutual resemblance who are able to perform the functions of reproduction, growth and adaptation. और जीन्स यानी स्पीसीज क्या होता है? स्पीसीज ऐसे एक ग्रुप को कहते हैं जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्रोथ हो सकती है जिनकी, और जो एडेप्टेशन का प्रोसेस यानी जहाँ पर रहते हैं वहाँ के एटमॉस्फेयर को अडेप्ट कर लेते हैं, तो उस ग्रुप को क्या नाम दिया गया? स्पीसीज का। Species is the basic indicator of knowing the condition of our biological environment. The diversification process has also given rise to biodiversity. Man is a part of this biodiversity, और man क्या है? इस biodiversity का ही एक part है। Now significance of studying environment in its totality. अब environment को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्या importance है इसकी? Some of the important advantages of studying the environment are: first is it helps us to understand the diversity, nature and mechanism of operation of various forces and processes on earth. जो भी हमारी अर्थ पर डाइवर्सिटी है उसको अंडरस्टैंड करने में, जो भी हमारी अर्थ पर जो लाइफ के प्रोसेस होते हैं, अलग अलग फोर्सेस एक्ट करती हैं, उनको समझने के लिए हमें इन्वायरमेंट समझना जरूरी है। We can understand the impact of man's activities on the environment. दूसरा, जो ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ हैं कैसे वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती हैं वो समझने के लिए। थर्ड इज द ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस फीचर्स ऑफ द लैंड लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, plains, rivers, etc. can be studied only when we have a total view of the environment. माउंटेन्स कैसे ओरिजिनेट हुए, प्लेट्यूज कैसे बने, प्लेन्स कहाँ बने हैं, रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमें एनवायरनमेंट को पढ़ना पड़ेगा. When we study certain part of the earth, we can establish the relationship only when we have a view of the totality of the environment. अगर हमें अर्थ की स्टडी करनी है, अर्थ के अलग अलग पार्ट को समझना है, तो हमें इन्वायरमेंट को भी कम्प्लीटली स्टडी करना होगा. Next is, since people live only on the surface of the earth, the study of atmosphere and oceans becomes essential because of their interactive and interdependent nature. Life can exist only when air, water and land are in constant contact with each other. जो ह्यूमन बीइंग है वो सिर्फ अर्थ पर ही रहते हैं. अब अर्थ पर क्यों रहते हैं, क्यों अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है, ये हमें कैसे पता लगा कि अर्थ पर एयर, वाटर और लैंड है? बिकॉज ऑफ द स्टडी ऑफ द एनवायरनमेंट. फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट फॉर अंडरस्टैंडिंग द मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप वी हैव टू स्टडी द एनवायरनमेंट इन इट्स टोटलिटी विल बी वेरी हेल्पफुल. इसीलिए अगर हमें मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप को समझना है अच्छे से, तो हमें स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ टोटलिटी भी समझना पड़ेगा. नाउ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. Our natural surrounding like mountains, plains, climate, soil, etc. is known as physical environment. Atmosphere is the sphere of air surrounding the earth. The sphere of rocks is called lithosphere. And the sphere of water present on the earth's surface in the form of oceans, seas, rivers and other water bodies is known as hydrosphere. Seema is the oceanic crust composed of silica, that is Si, and magnesium, that is Mg. Sial is the continental crust composed of silica, that is Si, and aluminium, that is Al. Ultraviolet rays of the sun are harmful. Biodiversity is the wide range of species of plants and animals. Biotic and abiotic components combinedly called natural environment. Air, light, water, soil, temperature are abiotic environment.
Plants and animals are biotic environment. The environment created by man for his own use is called human environment. Interdependent relation between all living beings and their surrounding is known as ecosystem. Dwellings of humans have changed from a hut to skyscraper. Villages have developed into towns. Plants, animals, and human beings are interdependent on each other. The changes in environment produce changes in weather conditions. Solar radiation is also responsible for existence of various types of climates on Earth's surface. And India is one of the 10 mega diversity centers in the world. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.